हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर नंबर 1 में जितने भी हम टॉपिक कर चुके हैं सबका हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उससे पहले किसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमको पढ़ाया नहीं है या बताया नहीं है। एक बार उसको देख लो जरा कि क्या होता है। ये एक टॉपिक है, फिर लास्ट चैप्टर में आप इसको मतलब लास्ट के जो आपका पेज होगा या जो नोटबुक आप बना रहे हो उसमें लास्ट में लिख लेना इनको। ठीक है, तो जरा देखो विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब क्या है। क्योंकि हमको पता है कि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के चारों तरफ के एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर में अगर कोई और अन्य आवेश आता है तो उस पर बल लगता है। इतने ही अब जिस क्षेत्र में ये बल लग रहा है उतनी क्षेत्र को हम क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र कहते थे। तो जो विद्युत क्षेत्र है किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं या जो हम उसको प्रदर्शन करते हैं वो हम रेखाओं के रूप में करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ तक अगर ये आवेश है तो हम बोलेंगे कि यहाँ तक क्या लग रहा है, ये क्षेत्र लग रहा है बाहर की ओर, ऐसे करके। ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। जरा हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। देखो डिफाइन क्या है इसका कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा किसी धन आवेश के स्वतंत्र मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी मान लो इस तरीके से आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है कहीं, ये ए है। अगर यहाँ पे धन आवेश को अगर रख दिया जाए और ये धन आवेश स्वतंत्र है गति करने के लिए, तो ये जिस जिस दिशा में ये गति करेगा उसको हम क्या कह लेंगे, यानी जिस रेखा पर ये गति करेगा उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्षेत्र इस तरीके से है ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप धन आवेश को यहां से लेकर आओगे अंदर, तो ये जो धन आवेश होगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे ऐसे करके क्या करता हुआ जाएगा, गति करता हुआ जाएगा। तो ये जो रेखा जिस पथ पर ये चल रहा है धन आवेश स्वतंत्र रूप से, इसी पथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब ये सब फील तो होता है कि हाँ इतने क्षेत्र में कहीं विद्युत क्षेत्र है, बट इसको ना देखता नहीं है ये आंखों से कि हाँ कि ये इस तरीके से कोई रेखा जा रही है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा हम अपनी तरफ से खींच के रखते हैं इनको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को व्यक्त करती है। अगर मान लो ये कोई विद्युत रेखा है पॉजिटिव आवेश की, ठीक है, या मान लो कि ये कोई ऐसे ऐसे करके कोई कर्व रेखा है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, कोई धन आवेश गति कर रहा है, ये एक रेखा है किसी भी आवेश की। और इस आवेश से अगर हम यहां से इस पॉइंट से अगर कोई स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में खींचे, तो जो स्पर्श रेखा इस पर खींची जाएगी, ठीक है, वह स्पर्श रेखा क्या बताएगी, इस धन आवेश पर यानी जो पॉजिटिव आवेश है यहां पे, इस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को व्यक्त करेगी। कौन, स्पर्श रेखा। ठीक है, किसी भी धन आवेश से, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह हमेशा लंबवत बाहर की ओर जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, और किसी भी ऋण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह लंबवत ही अंदर की ओर आती हैं। एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, और माइनस आवेश होगा तो बाहर से अंदर की ओर आती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से हम इसको सिंपल सा एक टॉपिक इसको क्लियर कर लेते हैं। जरा इसको लाइन नोट डाउन कर लेना आप इसको कहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, इसकी विशेषता हम पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर दो आवेश हैं इस तरीके से, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है,
तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी ऐसे करके, और कहां पे जाकर रुक जाएंगी, ये माइनस आवेश पे आके क्या कर जाएंगी, रुक जाएंगी। इस तरीके से यहां से ये जा रही हैं और यहां पे ये आएंगी। ठीक है, तो विशेषताएं जो होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कुछ 8-10 विशेष जो विशेषताएं हैं इसकी, वो हमको क्या करनी है, पढ़नी है। एक काम करेंगे अपन कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषता है, ठीक है, इससे 8 से 10 पॉइंट है, इनके जो पॉइंट्स हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। मैं उनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं उनको लिख के उनको सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से उनको नोट डाउन कर लेना और वहां से आपको क्या कर लेना, पढ़ लेना है। समझ हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखो, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, पहला पॉइंट अपन को क्या पढ़ के रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वे प्लस आवेश से चलती हैं और माइनस आवेश पे आके क्या कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। यानी अगर इस रेखा का ये जो पथ है, इस पथ को दूसरी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वह कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये अपने पथ पर चलेगी ये वाली रेखा, और ये अपने पथ पर चलेगी। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ठीक है, अगर ये रेखा है, अगर देखो सॉरी, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती, तो हमें पता है क्या कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, अगर उनके कर्व पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, इस तरीके से इस पर क्या आएगी, एक स्पर्श रेखा आएगी। वह स्पर्श रेखा क्या बताती है, विद्युत बल की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को काटने लगे तो क्या होगा कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा ऐसे करके और मान लो एक रेखा ऐसे करके जा रही है, तो ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो एक जो लाइन है स्पर्श रेखा, इस वाली जो ये वाली जो लाइन है कर्व, इस पर खींची जा सकती है, और एक जो है वो इस वाले पॉइंट पर ये जो रेखा है इस पर खींची जा सकती है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे एक आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है वह दो दिशाएं हो जाएंगी, यानी F इधर भी है और F इधर भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल है उसकी दो दिशाएं हो। हमेशा दिशा तो एक ही होगी, एक ही दिशा में लग रहा होगा जो परिणामी लग रहा होगा बल। ठीक है, दो दिशाओं में नहीं लग रहा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, काटती नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन ये याद रख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह स्पर्श रेखा क्या बताती है, बल की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, बल की दिशा को व्यक्त करती है। कौन, स्पर्श रेखा। ठीक है, आप और पॉइंट्स क्या याद रख सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, देखो यहां पे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां है, बहुत ज्यादा पास पास में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, दूर दूर है। तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, जो सघनता होगी, उसकी जो ताकत होगी विद्युत क्षेत्र की, वो कहां पर ज्यादा होगी, वो इस एरिया में ज्यादा होगी, यहां पे। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र जो प्रबल होता है वह कहां पे होता है, जहां विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं। सघन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक जगह पर होती हैं। ठीक है, पास पास में होंगी। अगर मान लो कि यहां से ऐसे करके विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो ज्यादा पास पास में ये रेखाएं कहां, कौन सी जगह पर है, ये इस जगह पे ज्यादा पास पास में है। तो यहां का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बहुत ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र होगा इस जगह का वह क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इस जगह के। ठीक है, तो प्रबल कहां पे होता है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं
सघन होती हैं, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं। जैसे जैसे आप आगे से दूर जाते हो वैसे वैसे आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या प्रबलता है वह कम होती जाती है, ठीक है। और क्या पॉइंट आप याद रख सकते हो कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं, ये जो खींची जाती हैं ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और क्या पॉइंट आप याद रख सकते हो? और पॉइंट आप याद रख सकते हो क्या, कि हमेशा धन आवेश से, हमेशा धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, लंबवत कहां निकलती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। यह छठवां पॉइंट है। और ऋण आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट आप याद रख सकते हो? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है कि मैं एक जगह पर पेज में आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और दूसरा इनको याद रख सकते हो। ये एक एक नंबर में पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता है ना तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स को करने में या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करती हैं ये रेखाएं जो होती हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को क्या करना है, इन रेखाओं की विशेषताओं को आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। अभी अपन क्या करेंगे, जो जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और सीखेंगे कि हमने आखिर में सीखा क्या क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने विद्युत आवेश पढ़ा था। सबको पता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश की फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मतलब विशेषताएं पढ़ी है, गुण पढ़े हैं। फिर हमने क्या देखा है कि किसी भी वस्तु को अगर अनावेशित है तो उसको आवेशित कैसे किया जा सकता है, ये भी हमने देखा है, ठीक है। अब उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी क्वांटीकरण करने की, जिसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ था Q बराबर Ne, ठीक है। क्वांटीकरण की एक विशेषता थी आवेश की। तो ये आपको पढ़ना है क्वांटीकरण, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज करो कि किसी वस्तु पर एक कूलाम का धनावेश है, तो उससे निर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये सवाल है अपने पास में। अच्छा, तो दिया क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि जो आवेश का जो मान होता है किसी भी वस्तु पर, वह क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले न्यूनतम आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कि आवेश हमेशा ऐसे होगा 1e 2e 3e 4e, ठीक है। कभी भी ये नहीं होगा 1.5 2.5 3.5 4.5, ऐसा नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप में पूरा होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी आवेश होता है, जितना भी आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इस ही आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी इस आवेश में 2 का गुणा हो सकता है, 3 का गुणा हो सकता है, 4 का गुणा हो सकता है, 5 का गुणा हो सकता है इस आवेश में। बट किसका गुणा नहीं हो सकता, 5.5 का गुणा नहीं हो सकता, 5e नहीं हो, 5.5e नहीं होता, 5e तो पॉसिबल है। ये क्वांटीकरण होता है आवेश का। तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने की, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे। देखो हमको पता है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तभी उसके ऊपर धनावेश आएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके ऊपर धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आवेश आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो क्या क्या दिया है उसने, उसने टोटल आवेश दिया है कितना, 1 कूलम। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। मतलब हमको n बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, 100 है, 1000 है, कितने हैं। तो देखो कैसे करेंगे अपन इसको, Q बराबर हमने क्या पढ़ा है, Ne। तो Q की वैल्यू दी उसने 1, चाहे इसको मात्रा को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, n। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है। अच्छा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और अपना क्या करेगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, n बराबर इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू पावर 19, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 6.65 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, किसी वस्तु में से निकाला जाएगा, तब उस वस्तु के ऊपर क्या आएगा, 1 कूलम का धन आवेश आएगा। तो n बराबर कितना निकल कर आएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ठीक है। जरा इसको एक बार देख लो, तो दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन। अगला एग्जांपल क्या है अपने पास में, ये है कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10 की घात -7 10 की घात -7 कूलम का आवेश आ जाए। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10 की घात -7 कूलम का आवेश आ जाए। ये अपने पास में क्या है, प्रश्न है, एग्जांपल है। इसको अपन सॉल्व करते, देखो क्या सवाल को पढ़ते, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तो हमको क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, आपको क्या क्या दिया है इसमें, कि उसने दिया है कितने कूलम का आवेश आ जाए, 10 की घात -7। तो Q बराबर दिया है 10 टू पावर -7 कूलम, ठीक है। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, n बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो WKT वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। Q की वैल्यू है 10 की पावर -7, n हमको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। तो n इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा, 10 टू की पावर ये आ जाएगा -7 और अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, 19 में से 7 जाएगा, 1.6 1 अपॉन में आएगा, तो ये कुछ करीब आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल लें तो वस्तु के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, 10 की घात -7 कूलम आ जाएगा, किस पर, वस्तु पर या उस सिक्के पर जिससे इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा रहा है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लो, फिर एक और करते हैं। देखो ये प्रश्न है आपके सामने, कूलम के नियम पर ये आधारित है, ये आपकी बुक का पहला प्रश्न है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि वायु में, तो आपको पता चल गया माध्यम कौन सा है, वायु है। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी कितनी पर है, 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम आवेश है। मतलब दो वस्तुओं पर आवेश है कितना, Q1 ये है, Q2 ये है आपके पास में, ठीक है। इन ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो
तो जरा ये देखते हैं कैसे करेंगे अपन इसे। तो देखो सबसे पहले हमको प्रश्न में लिखना होता है कि दिया क्या क्या है उसने, ठीक है। तो क्या क्या दिया है उसने, हमको कूलम का नियम लगाना है, तो उसने आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे अपन, क्या 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ठीक है। एक बार देख लो अपन इसको। दूसरा, इसने अपन को Q1 बराबर दिया है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। Q2 इसको दिया है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है अपन को, ज्ञात करना है हमको बल, या हम बात करें विद्युत बल। हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या बोलता है कि जब भी दो आवेशों को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य बल कार्य करता है, जो कि बल कितना होता है, जो कार्य करने वाले का बल का मान कितना होता है, ये होता है K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे अपन। तो F बराबर K की वैल्यू बेटा कितनी होती है, ये अपन को पता रहता है 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2 इंटू 10⁻⁻7, और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो F इसको ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू, इसको 2 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, 10⁻⁻7 है और ये -7 है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो आपको पता है ना कितना होता है, 9 होता है, और इसके पीछे 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 डबल 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। चलो, तो देखो ये 2 जीरो हैं, यहाँ -4 है, तो ये 2 जीरो ये इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास में 9 गुणा 10 की घात 9, 6 गुणा 10 की घात -14, और अंदर बचेगा क्या 9 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। अब जरा देखो 9 से तो नहीं 9 कट जाएगा, 10⁻⁻2 से ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा -12 बार, ठीक है। तो आपके पास में आएगा क्या, ये आ जाएगा F इज टू 6, 10⁻+9 है और यहाँ -12 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा कितना 3, और ये आ जाएगा किसमें, न्यूटन में। एक बार इसको देखो, सर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है, जैसे आपको आसान लगती है कैलकुलेशन वैसे आप कैलकुलेशन करिए, और जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते करिए, प्रश्न तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। वैल्यू को पुट करना है इसमें, K की, Q1 की, Q2 की और R स्क्वायर की, और क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जो बच्चा जिस तरीके से कैलकुलेशन करता है, पहाड़े जैसे वो बोलता है या कैलकुलेशन वो जैसे भी करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एट रैंडम क्या दिमाग काम करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है उस समय पे, उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे कैलकुलेशन करता है, ठीक है। आंसर इतना आना चाहिए बस। चलिए इसको देख लो एक बार, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं।
तो देखो ये एक एग्जांपल है आपके पास में। क्या कह रहा है कि निर्वात में, ठीक है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। दो आवेश हैं, बल कितना है, 18 न्यूटन का है। कब, जब वह निर्वात में रखे हुए हैं। यदि 1 mm मोटाई की तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, ठीक है, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ये जो आवेश हैं, मान लो ये Q1 ये है और Q2 ये है, इन दोनों के बीच में वायु है। तब F आपका कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का लग रहा है। जब इन आवेशों के मध्य क्या भर दिया, कोई 6 परावैद्युतांक, मतलब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, 6। इसकी कोई कांच की पट्टिका है इन दोनों के बीच में। कहां पे, इन दोनों के बीच में क्या भर दिया है, एक पट्टिका भर दी है जिसका परावैद्युतांक कितना दिया है, 6 दिया है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको तब इनके मध्य बल कितना लग रहा होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को पता है क्या कि सबसे पहले तो दिया क्या है वो लिखो। क्या क्या दिया है, निर्वात में बल F नॉट बराबर कितना दिया, 18। एप्सिलॉन आर जो परावैद्युतांक है कांच की पट्टिका का वह कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, मोटाई हमारे यूज में नहीं आती है इसलिए उसको ज्यादा मतलब नहीं रखना है अपन को, आएगी यूज में आएगी वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन को सिर्फ इतना पढ़ना है, ये दो चीजें दी हैं। तो क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यम में बल कितना होगा। ठीक है, तो WKT हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो माध्यम में जो बल लगता है वह कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो F नॉट होता है यानी निर्वात में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। इन दोनों से समीकरण 1 और 2 से आप क्या पाते हैं, आप पाते हैं कि जो Fm है वह बराबर आएगा किसके, F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर के। देखो ये वाला जो मान है ये और इतना मिलके क्या बनाएंगे, F नॉट बनाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ एप्सिलॉन आर, तो वो एप्सिलॉन आर यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/एप्सिलॉन आर, और F नॉट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। देखो इससे मैच करो, आप Fm को लिखोगे तो इसको इसमें गुणा कर दोगे तो यही तो मिल जाएगा आपको, ये जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे। मैच कर लो ऊपर, ये देख लो और ये देख लो, बराबर है क्या नहीं है। तो इस पूरे की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा F नॉट और अपॉन में एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू दी है अपन को 18 और ये दिया कितना, 6। तो Fm बराबर कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। एक बार देख लो उसको, हमें पता भी है माध्यम में रखने पर बल घट जाता है। कितना घट गया, देखो 18 न्यूटन निर्वात में था और माध्यम में कितना आ रहा है, 3 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, देख लो उसको। तो आपके पास में अगला एग्जांपल क्या है, ये है। तो ये क्या कह रहा है कि 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सपोज करो 9e है, ठीक है, सॉरी, और यहां से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा आवेश है? 4e आवेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य आवेश q को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि यह आवेश q संतुलन की अवस्था में हो? मतलब इस 9e तथा 4e के बीच में q आवेश को कहां रखा जाए? इन दोनों के बीच में क्या रहे? ये संतुलन की अवस्था में रहे। तो देखो, अगर यहां पे अगर हम q आवेश को रखते हैं तो क्या होगा कि ये 9e इस आवेश को इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये समान आवेश है सभी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो q आवेश को 9e इस डायरेक्शन में क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और ये 4e के जब पास आएगा तो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा। दोनों बल लगाएंगे परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये बल लगाएगा, इधर आएगा तो ये वाला बल लगाएगा। जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा वह उतना ही क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा। बट हमको क्या करना है कि इसको स्थिर अवस्था में रखना है, कि ऐसी जगह ढूंढो यहां से लेकर इस जगह तक कि जहां पर इसको रखने पर इसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो क्या हो? नगण्य हो या संतुलन की अवस्था में हो। मतलब मान लो 9e के द्वारा q पर बल लग रहा है अगर F1 इस डायरेक्शन में, 4e आवेश के द्वारा q पर बल लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में, तो हमें इन दोनों आवेशों के बीच में ऐसी जगह देखनी है जहां क्या हो? F1 बराबर रहे किसके? F2 के। जब दोनों आवेश बराबर बराबर बल इसके ऊपर लगाएंगे तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है कि कहां रखें इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि माना कि इस q आवेश को 9e आवेश से x दूरी पर रखा जाता है। तो ये वाली जो दूरी आपके पास में बची, ये दूरी कितनी बची? ये बची 0.15 माइनस का x। ये सेंटीमीटर में से मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं, माना q आवेश को 9e आवेश से x मीटर दूरी पर रखा जाता है। तब अब देखो 9e तथा q की बात कर रहे हैं हम, अब इसको भूल जाओ। तो 9e तथा q के बीच में कूलाम का बल लगेगा और 4e और q के बीच में बल लगेगा। दोनों बलों को निकालना बराबर करना है बस। तो तब 9e तथा q के मध्य बल, और वो भी कौन सा? विद्युत बल। विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। तो वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थिर विद्युत बल निकालना है, कितना होगा? तो अपन बोलेंगे यहाँ पे क्या कि F1 बराबर के, Q1 मतलब यहाँ पे क्या है? 9e और Q2 का मतलब क्या है? Q। तो इनटू में Q और अपॉन में दूरी का वर्ग मतलब x का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 डाल दो। अभी अपन क्या करेंगे? F2 निकालेंगे। अब Q तथा 4e के मध्य विद्युत बल, इसको अपन लिख देते हैं F2 से। तो विद्युत बल क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो Q1 अपन इस अब क्या होगा हमारे लिए? Q, और Q2 अपने पास में क्या है? 4e, और अपॉन में दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है अपने पास में? 0.15 माइनस x। तो 0.15 माइनस का x और इसका क्या? स्क्वायर। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। तो यहां पे लिखेंगे क्या? q आवेश की संतुलन की स्थिति में
क्यू आवेश की संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, F1 बराबर होना चाहिए किसके, F2 से। तो समीकरण 1 से F1, समीकरण 2 से F2, तो ये हो जाएगा K 9E इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर K Q इंटू 4E और अपॉन में 0.15 माइनस एक्स और इसका क्या स्क्वायर। देखो Q से तो Q गया, K से K गया और E से E गया, तो बचेगा क्या आपके पास में वो लिख लो जरा, एक बार इसको जरा नोट डाउन कर लो, मैं इसको साफ करता हूं फिर। तो ये अपने पास में क्या बचेगा, यहां पे रह जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां रह जाएगा क्या 4 अपॉन 0.15 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ले आएंगे इधर तो 0.15 माइनस एक्स और अपॉन में एक्स, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, बराबर ये हो जाएगा क्या 4 अपॉन में 9। ठीक है, तो दोनों के ऊपर वर्ग है, कंबाइंडली वर्ग हम इसको बोल सकते हैं 0.15 माइनस एक्स और अपॉन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। ठीक है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा वर्गमूल में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, जब भी वर्ग को दूसरी तरफ भेजा जाता है तो वह वर्गमूल में जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स अपॉन में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में 2 और यहाँ पे अपने पास में आएगा क्या 3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.15 माइनस के एक्स और इज इक्वल टू 2x। ये कितना हो जाएगा 0.45 माइनस के 3x और इज इक्वल टू 2x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे 0.45 बराबर 2x प्लस 3x, तो 0.45 बराबर क्या आ गया आपके पास में 5x, या आप इसको बोल सकते हो 5x इक्वल टू 0.45। तो x इक्वल टू क्या जाएगा 0.45 और अपॉन में 5। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में कितनी आनी चाहिए, ये आएगी आपके पास में 0.9। ये आएगा आपके पास में 0.09। ठीक है, तो x बराबर आपके पास में कितना मिल गया 0.09 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो अपन बोल सकते हैं इसको क्या 9 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करें कि 9e से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किसको रख दें q को रख दें तो लगने वाला जो बल होगा q के ऊपर जितना ही बल कार्य करेगा वह संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एक ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको सीखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। क्या कह रहा है कि एक 15 गुना 10 की घात -4, ये -4 है। ठीक है, कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। इसको हम ई से लिखते हैं और हम जानते हैं कि ये क्या होता है कि किसी एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अच्छा
तो दिया है क्या आपको, जिस आवेश पर, ध्यान से शब्दों को सुनना है, जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका मान दिया है 15 गुणा 10 की घात -4 कूलम, और जितना बल इस आवेश पर लग रहा है उस बल का नाम दिया है 4.5 न्यूटन। इतना मान दिए दोनों के। इस आवेश पर बल लग रहा है कितना, इतना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें ई का मान। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि Q आवेश पर बल लग रहा है F, तो एकांक मतलब एक आवेश पर कितना बल लगेगा, इतने Q कूलम पर। तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा, F अपॉन Q ही तो लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो इसका E बराबर क्या निकलेगा, F अपॉन में Q। सिंपल। F की वैल्यू कितनी है 4.5 और Q की वैल्यू कितनी है 15.10 की पावर -4। -4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और अपॉन में 15। एक पावर या तो ताल लो तो ये पॉइंट हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 3, 15 3 45 होते हैं और 10 की पावर 3। मात्रा क्या होगा इसका, इसका न्यूटन, इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ एग्जांपल करेंगे अपन, और साथ में सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपन को करना है क्या, कि अपन गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और जो एग्जांपल ये चल रहे हैं ये साथ में चलते रहेंगे। तो हम वीडियो के दो हिस्से बना के रखेंगे आपके लिए, कि एक हिस्से में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एग्जांपल मिलेंगे, ताकि आपका रिवीजन साथ के साथ चलता रहे और सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन गाउस के नियम को भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तो इतना जो मैंने आपको कराया है इसको कृपा करके इनको करने का प्रयास करना खुद, और जितना भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, जितने भी डेरिवेशन आपको कराए हैं, उन सभी डेरिवेशन को कर लो, कंटेस्ट बना लो, इन सारी चीजों को बैक नहीं करना है, इन चीजों को बैक डेट में नहीं डालना है, हाँ ठीक है कर लेंगे कोई नहीं, तो दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। तो जो भी कुछ है ना अपने पास में उसको साथ के साथ करते रहेंगे तो अपने लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आज के इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।